नमस्कार। इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो के प्रमाणिकता अप्रमाणिकता संबंधी विस्तार से विवेचन करेंगे। पृथ्वीराज रासो को हम हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य की संज्ञा देते हैं। इससे पहले हम इसके बारे में जो विवादित विचार है, पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, अर्धप्रमाणिक है, इसके बारे में पहले संक्षेप में बात करते हैं, बाद में हम इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदायी है, जिसका अपभ्रंश भाषा में नाम बलिदह है। इसे पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग है, जिसे समय भी कहते हैं। 69 सर्गों में से इन्होंने 59 सर्ग स्वयं चंद्रवरदायी ने लिखे थे, जबकि इनके 10 सर्गों की रचना इन्हीं के पुत्र जलहर ने लिखा था। ध्यान देने की बात है, नेट जेआरएफ वाले बच्चों के लिए आज मैं सोच रही हूँ कि पहले नेट जेआरएफ वाले बच्चों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दूँ, उसके बाद में एमए इसी कक्षा में एमए के बारे में बाद में आपको विस्तार से बताऊं। तो ये जो भी शुरू में बोल रही हूँ नेट जेआरएफ वालों के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो में कुल मिलाकर 68 प्रकार के छंद है, 68 प्रकार के छंद है। चंद्रवरदायी का सबसे प्रिय छंद छप्पे है। छप्पे छंद 4 रोला और 2 उल्लाला छंदों से मिलकर बना होता है, जो कि चंद्रवरदायी का सबसे प्यारा छंद है। किसे पृथ्वीराज रासो को आदिकाल का छंदों का अजायब घर की संज्ञा भी दी गई है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद्रवरदायी को छंदों का राजा कहा है। इन्होंने आगे कहा है कि भाषा भावों के अनुरूप नए नए रूपों में कैसे आगे बढ़ती है, यह हम चंद के यहाँ देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के महान लेखक शिव सिंह सेंगर ने चंद के बारे में कहा है कि चंद छप्पे छंद का राजा है। ध्यान देने की बात है, यहाँ नेट जेआरएफ वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद्रवरदायी को छंदों का राजा कहा है, जबकि शिव सिंह सेंगर ने चंद को छप्पे छंद का राजा कहा है। ठीक है। आगे रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदायी और इसके पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा है कि हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी तथा प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ये अगर देखो विषय की दृष्टि से देखें तो पृथ्वीराज रासो प्रसादांत रचना है। प्रसादांत क्या होती है कि इसको देखो सही और गलत, यानी प्रसादांत शब्द का अर्थ होता है राजा जीत तो दर्ज कर लेता है परंतु फल का भोक्ता नहीं बनता। ठीक है। प्रसादांत यानी जैसे दो के बीच में युद्ध होता है तो युद्ध में जो सही होता है उसकी विजय होती है, न्याय की विजय होती है, लेकिन उस न्याय का फल राजा भोगता नहीं है, भोग नहीं पाता है, वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो वीर गति को प्राप्त होता है तो वह सुख को प्राप्त नहीं करता। तो पृथ्वीराज रासो सुखांत रचना नहीं है, न दुखांत रचना है। पृथ्वीराज रासो प्रसादांत रचना है। पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा गया है कि इसमें देखो पिंगल और डिंगल दोनों शैलियों का समावेश है, लेकिन इनमें सबसे अधिक पिंगल शैली का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। और पिंगल शैली के अलावा अपन हम देखते हैं कि इसमें भाषिक संक्रमण का प्रथम साक्ष्य अपने को पृथ्वीराज रासो में ही देखने को मिलता है, और ये हिंदी का पहला तथा अपभ्रंश का अंतिम महाकाव्य है। ध्यान देने की बात है कि अपभ्रंश का अंतिम महाकाव्य किसे माना गया है? पृथ्वीराज रासो को। अब हम देख लेते हैं, आपको चाहे लगे कि लिखना चाहिए तो लिख लो, चाहे पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के संबंध में कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक कौन कौन से विद्वान मानते हैं, इन सभी विद्वानों का आप नाम एक जगह लिख लो, और अप्रमाणिक विद्वान कौन कौन से विद्वान मानते हैं उनके भी नाम आप एक जगह चाहे नोट करना चाहो तो लिख लो। बोल देती हूँ, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान है डॉक्टर श्याम सुंदर दास,
कर्नल जेम्स टोड, मिश्र बंधु, गारसा दे ताशी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित, इनका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे कि कौन सा विद्वान किस रूपांतरण को, किस संस्करण को, किस जो है सर्ग को प्रमाणिक मानते हैं, और उनका आधार भी हम आगे देखेंगे। अप्रमाणिक मानने वालों में सबसे प्रमुख है डॉक्टर वूलर। पहली बार डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को तर्कों के आधार पर अप्रमाणिक घोषित किया था। इसके बाद में पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसको अप्रमाणिक घोषित किया। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको जाली ग्रंथ मान लिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, देवी प्रसाद, अमृतलाल शील, डॉक्टर मोरिशन, मुरारी दीन, डॉक्टर श्यामल दास, इन सभी ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित ग्रंथ माना है। वजह है हम आगे बताते हैं कि किस आधार पर इन लोगों ने इसको जो है अप्रमाणिक घोषित किया और किस आधार पर इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक घोषित किया है, प्रमाणिक माना है। अब देखो इसको जो है प्रमाणित और अप्रमाणित के बाद में पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, यानी कुछ इनको प्रमाणिक मानते हैं, एक ही विद्वान प्रमाणित भी और अप्रमाणित भी मानते हैं। वो विद्वान कौन से हैं, पॉइंट लगाना है आपको। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान अगरचंद नाहटा, माता प्रसाद गुप्त, सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जीन विजय, इन सभी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। इसका विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। जैसे देखो आपके एमए में भी आते हैं, इसमें नेट जेआरएफ में भी आते हैं कि किस रूपांतरण को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वूलर ने पहली बार अप्रमाणिक घोषित कर दिया, तो किस आधार पर क्या तर्क दिए इन्होंने कि पृथ्वीराज रासो अप्रमाणिक है, ये भी आपके नेट जेआरएफ में आ जाते हैं, एमए में भी आ जाते हैं। विस्तृत अध्ययन करते हैं। हिंदी के आदि अथवा उत्तरकालीन अपभ्रंश के अंतिम महाकवि चंद्रवरदाई की एकमात्र कृति पृथ्वीराज रासो 12वीं सदी के दिल्ली और अजमेर के महाबली सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा उनके महान प्रतिद्वंदी जयचंद, गुर्जेश्वर भीमदेव, चालुक्य, गजनी तथा लाहौर के शासक शहाबुद्दीन गोरी के राज्य, नीति, रीति, शासन व्यवस्था, सैनिक, सेना, सेनापति, युद्ध शैली, गुप्तचर, व्यापार मार्ग आदि का एक प्रमाण तथा नवीन चित्तवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषक अपने ढंग का अनूठा महाकाव्य है, लेकिन संभवतः सर्वाधिक विवादास्पद भी है। ये ध्यान देने की बात है कि पृथ्वीराज रासो में यद्यपि उस समय जब पृथ्वीराज चौहान का शासन था, चौहान राज्यों का शासन था, चौहान वंश का शासन था, उस समय कैसी वहाँ शासन व्यवस्था थी, सेनापति, सैनिकों की व्यवस्था किस प्रकार थी, युद्ध किस प्रकार किया जाता था, व्यापार मार्ग कहाँ से, इनके बारे में तो अपने को जानकारी मिलती है प्रमाणों के साथ, लेकिन और जैसे इनके कथानक है, जैसे इनकी तिथियाँ हैं, उनके बारे में इनमें विवाद उत्पन्न है। तो अपने को देखना है आदिकाल की सबसे अधिक विवादास्पद रचना पृथ्वीराज रासो का अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं। विवाद का मुख्य कारण इनमें ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा तथा प्रमाणिक साक्ष्य के अभाव का होना है। सर्वप्रथम जोधपुर के मुरारी दान जो चारणक जाति के थे, और फिर उदयपुर के कवि राजा श्यामल दास ने चंद के रासों पर शंका उठाई, परंतु चारणों और भाटों के जातीय द्वेष की दुर्गंध आरोप का लगने के कारण इनके तर्कों को अधिक बल नहीं मिला। देखो, सबसे पहले पृथ्वीराज रासो के ऊपर प्रमाणिकता का विवाद उठाया सबसे पहले जोधपुर के मुरारी दान को जोधपुर का कवि राजा भी कहा जाता है, और उदयपुर के श्यामल दास, इसे मेवाड़ का कवि राजा, मुरारी दान को मारवाड़ का कवि राजा कहा जाता है। दोनों ही चारण जाति के थे, और जो पृथ्वीराज रासो के रचना लेख की चंद्रवरदाई ने, वह चंद्रवरदाई भट्ट जाति का था, भट्ट वंश से संबंधित था। तो राजस्थान में चारणों और भाटों के बीच में जातीय द्वेष प्रारंभ से ही चला आ रहा था, अभी भी अपने को देखने को मिलता है। तो इस जातीय द्वेष की मतलब कि जो प्रारंभ से ही चला आ रहा है, अब भी है। क्यों? क्योंकि ये भट्ट जो चंद्रवरदाई था भट्ट वंश से था, और ये दोनों चारण जाति के थे।
तो जैसे ही इन्होंने आरोप लगाए तो अन्य लोगों ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि नहीं, तुम तो ये भट्ट जाति का है, इसलिए इसकी रचना को तुम अप्रमाणिक घोषित करने में लगे हुए हो। तो इनका जो वजह थी, तर्क थे, जो शंका उठाई गई, वो आगे नहीं चल पाई। किनकी? मुरारी दान की और श्यामल दास की। फिर आगे देखो किसने इनको अप्रमाणिक घोषित किया। इसके बाद प्रोफेसर वूलर के अध्ययनों का सार निकालते हुए उनके शिष्य हर्बर्ट मॉरिसन ने उसे पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ को वंशावली, शिलालेख, घटनाओं आदि के आधार पर ऐतिहासिक तथा पृथ्वीराज रासों को इन्हीं आधारों तथा बड़ी संख्या में फारसी के शब्दों को देखते हुए अनऐतिहासिक घोषित किया। बहुत बड़ी बात है कि प्रोफेसर वूलर ने ये पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है वो कश्मीर के जयनक द्वारा लिखित, कश्मीर के एक महान लेखक थे कवि जयनक, उनकी लिखित रचना है पृथ्वीराज विजय। अब इस पृथ्वीराज विजय में जो तिथि सन संवत थे, वो तिथियां सन संवत और भी ऐतिहासिक तथ्य थे, वो अपने को चौहान वंश से संबंधित जितने भी शिलालेख मिलते हैं, जैसे शिलालेख कैसे, जैसे सांबर का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, इस प्रकार के शिलालेखों पर जो तिथि अंकित है वह तिथि और पृथ्वीराज विजय की तिथि मेल खा जाती है। इन तिथियों का मिलान हो जाता है। कौन सी तिथियों का? जितने भी चौहान वंश से संबंधित अपने को ताम्रपत्र मिलते हैं, शिलालेख पर अंकित जो तिथियां होती है, वो तिथियां और पृथ्वीराज विजय में लिखी तिथियों का मेल हो जाता है, मिलान हो जाता है। परंतु पृथ्वीराज रासों में लिखित तिथियां इनसे मेल नहीं खाती। किनसे? शिलालेखों से। तो इनका आधार देकर पहली बार वूलर ने इनको अप्रमाणिक घोषित कर दिया और इसकी व्याख्या की वूलर के ही शिष्य हर्बर्ट मॉरिसन ने। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। फिर तो रासों की प्रमाणिकता का विवाद गंभीर होता गया और विद्वानों के समूह ने अपने अपने मत के समर्थन में तर्क देने शुरू किए। देखो, मैंने भी बताया कि यद्यपि पहली बार शंका उठाई मुरारीदान और श्यामल दास ने, लेकिन इनने जो तर्क दिए वो नहीं चल पाए। तो तर्कों के साथ कारण सहित प्रमाण देकर, सबूत देकर इनको अनऐतिहासिक घोषित किया पृथ्वीराज रासों को वूलर ने। ठीक है। और तर्क के रूप में क्या उपस्थित किया? पृथ्वीराज विजय। इसके लेखक है जयानक। इससे पहले कि हम संक्षेप में इस विवाद को आपके सामने रखें, हमें यह समझना चाहिए कि रासो एक काव्य ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ नहीं। ये तो बता ही दिया मैंने। इतिहास तो वह होता है जिसके प्रमाण अपने को मिलते हैं, जिसके कुछ साक्ष्य अपने को मिलते हैं उससे संबंधित, लेकिन इसके प्रमाण तो मिलते ही नहीं है। तो ये क्या है? साहित्य के तौर पर ही पढ़ना है, काव्य ग्रंथ के तौर पर पढ़ना है, इतिहास ग्रंथ के तौर पर नहीं। ऐतिहासिक विवादों के कोलाहल से दूर, ताम्र पत्रों की शुष्क जांच से परे, वंशावलियों, पट्टे परवानों, शिलालेखों की द्वंद्व से अलग यह हिंदी साहित्य की अनमोल विरासत है। नीचे हम उसके प्रकाशित संस्करणों के नाम दे रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासों को कितने भागों में बांटकर इसका जो है प्रकाशन किया गया। मुख्य तौर पर पृथ्वीराज रासों 4 भागों में विभाजित करके इसको प्रकाशित किया गया। पहला वृहद रूपांतरण, मध्यम रूपांतरण, लघु रूपांतरण और चौथा है लघुतम रूपांतरण। ये लघुतम रूपांतरण है। अब देखो वृहद रूपांतरण देखते हैं। वृहद रूपांतरण, इसकी कई प्रतियां उदयपुर राज्य के पुस्तकालय में संरक्षित है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने प्रतियों के आधार पर प्रकाशन के लिए संस्करण तैयार किया। इसकी उपलब्ध प्रतियां संवत 1750 के बाद की है। कुछ आलोचक इस संस्करण का आधार 1642 की प्रति को मानते हैं। इस संस्करण में 69 समयों, सर्ग तथा 16,306 छंद है। ध्यान देने की बात है कि वृहद रूपांतरण कहाँ संग्रहित है? उदयपुर पुस्तकालय में। और प्रकाशन किसने किया? काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। इस संस्करण में कितने जो है प्रतियां हैं? 1642 प्रतियां। और इस संस्करण में कितने सर्ग है? 69 सर्ग है, जो कि पृथ्वीराज रासों में पूरे सर्ग माने गए हैं। ये मैंने आपको प्रारंभ में बता दिए थे। जो वृहद रूपांतर वाला संस्करण है उसमें कितने छंद है? 16,306। नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्यम रूपांतरण,
इसकी कुछ प्रतियां आबोहर के साहित्य सदन, बीकानेर के जैन ज्ञान भंडार और श्री अगरचंद नाहटा के व्यक्तिगत पुस्तकालय में संरक्षित है। पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित ने इसी संस्करण को प्रमाणिक माना था। हमने सबसे पहले जो प्रमाणिक वर्ग पढ़ा था उसमें मथुरा प्रसाद दीक्षित का नाम आता है। तो आपके नेट में ऐसा का ऐसा प्रश्न आ सकता है कि पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को प्रमाणित मानते हैं? मध्यम रूपांतर के संस्करण को। इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां 1700 के बाद की है। इसमें 7000 छंद है। नेट जेआरएफ वालों के लिए ध्यान देने की बात है कि मध्यम रूपांतर को प्रमाणित मानने वाले विद्वान कौन है? पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित। और इसमें जो है छंदों की संख्या कितनी है? 7000। ये दो बातें अपने को ध्यान देने की है। तीसरा देखो, लघु रूपांतर। इसकी 3 प्रतियां बीकानेर राज्य के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में संरक्षित है। यह 19 वर्गों में विभाजित है और इसमें 3500 छंद है। ध्यान देने की बात है, लघु रूपांतर कितने सर्गों में विभाजित है? 19 सर्गों में। छंद कितने हैं? 3500। अभी छंदों के नाम अपने को तीनों के याद रखने हैं। वृहद रूपांतर में 16306 छंद और मध्यम रूपांतर में 7000 छंद और इसमें 3500 छंद है। तो अपन ने प्रारंभ में पढ़ लिया था ना, चंद्रवरदाई को छंदों का राजा नामवर सिंह ने कहा था और 56 छंद का राजा शिव सिंह सेंगर ने कहा था। ये अपने को ध्यान देनी है। अब इन बातों से अपने को पता चल जाता है कि हाँ, वो छंदों का राजा साबित हो रहा है यहाँ पर। इनमें से कुछ प्रतियों के अंत में निम्नलिखित पंक्तियाँ मिलती है, जिससे ज्ञात होता है इस संस्करण का संकलन किसी चंद्र सिंह नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। पंक्तियाँ नीचे दी जा रही है। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्रिय जिमी पृथ्वीराय सुजसु कविचंद कृत चंद्र सिंह उद्रिय इमी। यह संस्करण डी.पी. शर्मा द्वारा संपादित और प्रकाशित हो चुका है। लघुत्तम रूपांतर। इस संस्करण की खोज श्री अगरचंद नाहटा ने की। ध्यान देने की बात है कि श्री अगरचंद नाहटा ने कौन से संस्करण की खोज की? लघुत्तम रूपांतर की। जो चौथा रूपांतरण है उसकी, जो चौथा संस्करण है उसकी किसने खोज की? श्री अगरचंद नाहटा ने। इसमें अध्यायों का विभाजन नहीं है। देखो, अपने वृहद रूपांतर में भी अपने सर्ग देखे थे, 69 सर्ग समय। मध्यम रूपांतर में भी अपन ने देखे थे, लघु रूपांतर में भी अपन ने देखे थे, 19 सर्गों में विभाजित है। लेकिन आपके नेट में ये प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को अध्यायों में विभाजित नहीं किया गया है? लघुत्तम रूपांतर को नहीं किया गया है। इसमें छंदों की संख्या 1300 है। दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को प्रमाणिक माना है। दशरथ शर्मा ने लघुत्तम संस्करण को प्रमाणिक माना है और मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्यम रूपांतर को प्रमाणिक माना है। अब देखो, इसका जो है विस्तार से अब हम आगे अध्ययन करते हैं। रासों की प्रमाणिकता। आरंभिक दिनों में रासों को प्रमाणिक माना गया था। तभी तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य की संज्ञा दे दी थी। सर्वप्रथम इसे प्रमाणिक समझकर ही कर्नल जेम्स टोड ने 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेट जेआरएफ वालों के लिए मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, बता देती हूँ कि पृथ्वीराज रासो के प्रथम उद्धारक विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल अपने को नहीं करना है, अपने को कर्नल जेम्स टोड करना है। कर्नल जेम्स टोड पृथ्वीराज रासो के उद्धारक विद्वान है। पृथ्वीराज रासो का उद्धार करने वाले कर्नल जेम्स टोड है। देख रहे हैं अपन कि 30,000 छंदों का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दे ताशी ने इसे प्रमाणिक माना था। पहले तो देखो, गार्सा दे ताशी ने इसको प्रमाणिक माना था। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इसका प्रकाशन भी शुरू कर दिया था, किंतु इसी समय 1895 ईस्वी में डॉक्टर वूलर का कश्मीर में संस्कृत में लिखा गया पृथ्वीराज विजय महाकाव्य शीर्षक ग्रंथ मिल गया। मैंने कहा था डॉक्टर व्हीलर का कश्मीर में संस्कृत में लिखा गया है पृथ्वीराज विजय मिल गया था। इस ग्रंथ में वर्णित घटनाएं ऐतिहासिकता की दृष्टि से शुद्ध है, ये मैंने बता दिया पहले आपको, जबकि रासों का वर्णन इसके विपरीत है। इन हालातों में रासों की प्रामाणिकता पर संदेह करते हुए प्रकाशन कार्य रोक दिया गया। देश के कुछ अन्य विद्वानों को डॉक्टर वूलर के कारण सोचने की नई दिशा मिली।
पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने ऐतिहासिकता की दृष्टि से रासों पर अनेक आक्षेप किए, जिनमें से प्रमुख है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या क्या आक्षेप किए, देखते हैं। रासों ने चौहान वंश की उत्पत्ति, उनके कुल और वंश परंपरा का वर्णन अशुद्ध रूप में है। सबसे पहले यही कहा है कि जो कुल परंपरा का वर्णन है वो गलत है। पृथ्वीराज के सगे संबंधियों का वर्णन इतिहास से मेल नहीं खाता है। ये सारे प्रमाण नेट जेआरएफ वालों के पढ़ने की ज़रूरत है और एमए वालों को एक का एक ऐसे उतार लेना है वीडियो को रोक के। गुजरात के राजा भीम ने पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का वध किया था, जो रासों में वर्णित है, लेकिन इतिहास के अनुसार ठीक उस समय भीमदेव बच्चा ही था। इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु 3 वर्ष की उम्र के पहले ही हो गई थी, जबकि रासों में 11 वर्ष से लेकर 36 वर्ष की आयु तक पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है। इतिहास में इनके इतने विवाहों का उल्लेख कहीं नहीं है। रासों में दिए गए सभी संवत अशुद्ध है। रासों के अनुसार पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य अपने नाना अनंगपाल के द्वारा प्राप्त हुआ, जबकि इतिहास के अनुसार बिसल देव ने बहुत पहले ही दिल्ली को अपने राज्य में मिला लिया था। रासों में दी गई संयोगिता स्वयंवर की कथा का इतिहास से कोई संबंध नहीं है। आपको संयोगिता स्वयंवर की कहानी समझा देती हूँ कि संयोगिता गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की पुत्री थी। जयचंद और जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनकी जो माताएं बहनें थी। संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को अपना पति स्वीकार कर लेती है, परंतु जयचंद उसका विवाह पृथ्वीराज से नहीं कराना चाहता। पृथ्वीराज चौहान दल बल के साथ में संयोगिता को वहाँ से उठा लाता है और अपने साथ में विवाह कर लेता है। तो इसका जो उल्लेख भी अपने को केवल पृथ्वीराज रासों में ही मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता। शहाबुद्दीन गोरी की मृत्यु से संबंधित कथा पूर्णतः कल्पना प्रसूत है, क्योंकि गोरी की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथों नहीं, गखरों के द्वारा हुई थी। इतने सारे गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने आक्षेप लगाए और इन्हें अप्रमाणित घोषित किया। हिंदी के अनेक विद्वानों ने इन आक्षेपों का समाधान करते हुए रासों को प्रमाणित सिद्ध करने की कोशिश की। अब देखो, अपन ने पहले देखा था ना कि कौन कौन विद्वान इनको प्रमाणिक मानते हैं ना, तो प्रमाणिकता का भी ये आधार उपस्थित करते हैं। क्या कहते हैं? मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मुनि जीन विजय, दशरथ शर्मा के नाम उल्लेख है, ये प्रमाणित मानने वाले हैं। श्री पांड्या जी ने सन संवतों संबंधी आक्षेप के समाधान में आनंद संवत की कल्पना की और माना रासों में विक्रम संवत की जगह जो आनंद संवत दिए गए हैं वे करीब 90 वर्ष पीछे है। इन्होंने कहा है कि जो पृथ्वीराज रासों में सन समय का जो उल्लेख है, सन ईस्वी, जैसे अपन ईस्वी सन विक्रमी संवत काम में लेते हैं ना, उसी प्रकार जो समय का उल्लेख है वह आनंद संवत है। पृथ्वीराज चौहान के समय आनंद नाम की एक संवत चलती थी, तो वह आनंद संवत अपने विक्रम संवत से 90 साल पीछे है। अगर अपन उसके आधार पर गणना करेंगे तो उसका जो समय है वो पूरी तरह से सटीक होगा और पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक रचना है, ये कह रहे हैं विष्णुलाल पांड्या। अब देखो, मुनि जिन विजय अपना क्या तर्क देते हैं कि पुरातन प्रबंध संग्रह की विक्रमी संवत 1528 ईस्वी की एक प्रति में से एक प्रबंध खोजा है, जिसे रासों का सारांश कहा जा सकता है। इसकी घटनाएं रासों के इतिवृत्त से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। इस प्रबंध में 4 छंदों को भी उद्धृत किया गया है, जो थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में रासों के अलग अलग संस्करणों से मिलते हैं। मुनि जीन विजय ने इस प्रबंध की मूल रचना तिथि 1290 तय की है। देखो, अब नेट में इसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि पहले तो देखो नेट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते थे, ये पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है, अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान है, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है। लेकिन अब देखो लेवल थोड़ा चेंज हो गया है। अब ऐसा आएगा कि पृथ्वीराज रासों को मुनि जिन विजय प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, तो इनको प्रमाणिक ग्रंथ मानने का आधार क्या है, दे देंगे। पहला, आनंद संवत के आधार पर प्रमाणिक मानते हैं, पुरातन प्रबंध संग्रह के आधार पर प्रमाणित मानते हैं, और भी ऐसे कोई 1-2 उदाहरण दे देंगे। तो अपने को देखो, विष्णुलाल पांड्या आनंद संवत के आधार पर इसे प्रमाणित मानते हैं, मुनि जिन विजय इसे पुरातन प्रबंध संग्रह के आधार पर इसे प्रमाणित
मानते हैं। और पुरातन प्रबंध संग्रह का जो है समय कौन सा है, 1290। इस आधार पर मुनि जीन विजय पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानते हैं और इसे रासो के आधार पर उचित माना है। ऐसी स्थिति में रासो का रचना काल 13वीं सदी के पहले ही होना चाहिए। रासो की प्रमाणिकता के बारे में सबसे अधिक सराहनीय प्रयास डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया है। उन्होंने लघुतम संस्करण को ही मूल रासो प्रमाणित किया और गौरीचंद हीराचंद ओझा के आक्षेप वृहद संस्करण पर ही लागू होते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो आक्षेप दिए वो चारों संस्करणों में सबसे अधिक किसके ऊपर लागू होते हैं, नेट जेआरएफ के लेवल का सवाल है। सबसे अधिक किस पे लागू होते हैं, वृहद संस्करण पर लागू होते हैं, है ना। तो इस संस्करण में मिलने वाली अन्य ऐतिहासिक घटनाएं लघुतम संस्करण में नहीं है। जो चौथा संस्करण है उस संस्करण में वो घटनाएं नहीं है जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने आक्षेप लगाए हैं। कुछ घटनाएं जैसे संयोगिता स्वयंवर, अनंगपाल द्वारा पृथ्वीराज को दिल्ली का राज दिया जाना और गौरी वध वाली घटनाएं लघु संस्करण में भी मिलती है, किंतु उन्होंने इन्हें ऐतिहासिक प्रमाणित किया है। सुरजन चरित एवं पृथ्वीराज विजय में भी क्रमशः कांतिमती तिलोत्तमा नामक राजकुमारियों का वर्णन मिलता है जो संयोगिता के वर्णन में मिलता जुलता है। इस संदर्भ में डॉक्टर शर्मा कहते हैं, जिसकी ऐतिहासिकता के विरुद्ध सब युक्तियां हेत्वाभास मात्र है, उस क्रांतिमती संयोगिता को हम पृथ्वीराज की प्रेयसी रानी ही माने तो दोष क्या है। गौरीवध वाली घटना का समर्थन भी सुरजन चरित ग्रंथ से होता है। साथ ही शर्मा ने यह सिद्ध किया कि मूल रासो अपभ्रंश में लिखा गया था। उन्होंने लघु संस्करण के कुछ हिस्सों को किंचित परिवर्तन के साथ विशुद्ध अपभ्रंश में रूपांतरित करके दिखाया है। अब यहाँ पर नेट जेआरएफ के लेवल का क्वेश्चन ये बनता है कि डॉक्टर शर्मा ने निम्न में से कौन सा आधार पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने में नहीं दिया है। देखो, संयोगिता स्वयंवर को सही मानने का कांतिमती का जो दिया है इन्होंने, है ना। गौरी को मारने की घटना सुरजन चरित का जो प्रमाण दिया है, तो ये अपने को ध्यान में देने की बात है, ध्यान रखने वाली बात है। डॉक्टर शर्मा की खोज के बाद रासो की प्रमाणिकता का विवाद कुछ धूमिल हो गया था, ठीक है। किंतु कुछ वर्ष पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनः इस प्रश्न को उठाया। डॉक्टर द्विवेदी का कहना है कि रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। बहुत बहुत मोस्ट है क्या कि किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में मानी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। या फिर ये भी आ जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो की रचना किस रूप में मानी, भ्रंग भ्रंगी संवाद के रूप में, सुख सुखी संवाद के रूप में। उसी प्रकार के और ऑप्शन दे देंगे तो अपने को देखो सुख सुखी संवाद के रूप में, भ्रंग भ्रंगी संवाद वाला आगे अपन देखते हैं, वो भी मैं बता दूंगी आपको। इस आधार पर उन्होंने केवल 7 सर्गों को प्रमाणिक माना है। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखो कि सर्ग तो इसमें 69 सर्ग है ना पृथ्वीराज रासो में। अब इन्होंने इसके कुछ अंश को तो प्रमाणिक मान लिया और कुछ को अप्रमाणिक मान दिया, तो सीधे से हो गए ना हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में, है ना। तो 69 में से केवल 7 सर्गों को ही प्रमाणिक माना है इन्होंने, जिसमें से 62 इनके अप्रमाणिक हो गए। कौन कौन से सर्गों को प्रमाणिक माना है, आरंभिक अंश, इच्छिनी का विवाह है, शशिवर्ता का गंधर्व विवाह है, तोमर पहाड़ का शहाबुद्दीन गौरी को पकड़ना, संयोगिता का विवाह है, कैमाश वध, गौरी वध संबंधी इतिव्रत है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने द्विवेदी जी के मतों की आलोचना करते हुए इससे असहमति जताई, ठीक है। माता प्रसाद गुप्त ने असहमति जताई। उनका तर्क है कि प्रक्षेपकारी ने की सुख सुखी संवाद में प्रक्षिप्त सर्गों की रचना नहीं की होगी, इसका क्या प्रमाण है। द्विवेदी जी इसका प्रमाणिक माने गए सर्गों में भी प्रक्षिप्त अंशों के होने की संभावना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का मानना है कि रासो की सर्वथा
अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं कि रासो को अपन अप्रामाणिक घोषित नहीं कर सकते, इसके मूल रूप की खोज अभी भी बाकी है। हमारे कविगण जानबूझकर चरित नायक के गौरव की गाथा के लिए ऐतिहासिक तथ्यों में परिवर्तन करते रहे हैं, अतः चंद का भी ऐसा कर देना आश्चर्य की बात नहीं। साथ ही यह भी मानना होगा कि 12वीं सदी तक हिंदी का विकास इतना अधिक नहीं हुआ था कि वह साहित्य में प्रयुक्त होती, अतः रासों का मूलतः अपभ्रंश में रचा जाना ही अधिक संभव है। इस दिशा में एकमात्र ठोस प्रयत्न डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी ने अपने शोध प्रबंध में किया, यह लिखते हुए कि भले ही कुछ अंशों में अथवा संपूर्ण रूप में रासो जाली सिद्ध हो, परंतु प्रकाशित रूप में यह जैसा जो कुछ है हमारे सामने है, उसकी साहित्यिकता की परख अक्षुण्ण रहेगी। ये देखो जाली ग्रंथ का नाम आया है ना यहाँ पर, ये रहा। हिंदी साहित्य में पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ सिद्ध किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यह आपको ध्यान रखना है। नेट में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखना है कि जाली ग्रंथ किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रासो की मूल कथा क्या है, इसका उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं। यहाँ यही बताना आवश्यक है कि रासो की मुख्य घटनाएं कौन सी है। कुछ घटनाएं नीचे दी जा रही है। दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री का अजमेर नरेश सोमेश्वर से विवाह है। पृथ्वीराज के नाना द्वारा उन्हें गोद लिया जाना, राजा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में युद्ध करना, संयोगिता हरण, पृथ्वीराज और गौरी के बीच युद्ध, पृथ्वीराज के शब्द बेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी का वध है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म 1058 ईस्वी में हुआ। संवत 1065 में उनके नाना ने उन्हें गोद ले लिया था। 1087 ईस्वी में पृथ्वीराज कन्नौज गए और 1094 ईस्वी में इनका गौरी से युद्ध हुआ। रासो के अनुसार सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। पृथ्वीराज सोमेश्वर के पुत्र थे। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ। इन दोनों के पुत्र थे जयचंद। ये देखो मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि जयचंद के पुत्र थे संयोगिता और जयचंद के माता पिता का नाम क्या था, सुंदरी और विजयपाल। अब सुंदरी और कमला जो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की माँ है, तो ये देखो किनकी पुत्रियाँ है, दिल्ली के राजा अनंगपाल की। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हो जाता है और कमला का विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर से हुआ है, जिनके पुत्र थे पृथ्वीराज। इस प्रकार पृथ्वीराज और जयचंद दोनों मौसेरे भाई हुए। जब अनंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो जयचंद को बहुत क्रोध आया। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, देश भर के राजाओं को निमंत्रित किया। यज्ञ के साथ ही अपनी अपूर्व सुंदरी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचा। पृथ्वीराज के न आने पर जयचंद ने उनका अपमान करने के लिए उनकी स्वर्ण मूर्ति बनाकर द्वारपाल के स्थान पर खड़ी कर दी। संयोगिता पहले से ही पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी, उसने इस मूर्ति को ही वरमाला पहना दी। क्रुद्ध होकर जयचंद ने उसे घर से निकाल गंगा किनारे के महल पर भेज दिया। खोजते खोजते पृथ्वीराज चौहान भी यहीं पहुँचे। इसी महल में संयोगिता से गंधर्व विवाह किया। इसी कारण जयचंद से युद्ध छिड़ गया। उसने पराक्रम के बल पर पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर सकुशल दिल्ली पहुंच गए। पृथ्वीराज की मूल कथा यही है। पृथ्वीराज का गौरी द्वारा बंदी दिया जाना, पृथ्वीराज के बाण से गौरी का वध, चंद और पृथ्वीराज के आत्मोत्सर्ग की कथा भी समानांतर चलती है। गौरी और पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था और वह दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। देखो शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान के पास में एक कोई कन्या थी, उसके ऊपर आसक्त था और वह कन्या कोई दूसरे सरदार को चाहती थी। गौरी ने तंग आकर वे दोनों पृथ्वीराज की शरण में चले गए।
गौरी ने उन दोनों को लौटाने की जिद की, पर पृथ्वीराज ने शरणार्थियों की रक्षा की क्षात्र परंपरा को निभाते हुए उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया। इसी वजह से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर हमले किए। इस मुख्य कथाओं के साथ अनेक राजाओं ने पृथ्वीराज के युद्ध तथा अनेक राज्य कन्याओं से विवाह की कथा के साथ कई पौराणिक आख्यान उपाख्यान भी अपने ढंग से वर्णित किए हुए हैं। ये देखो पृथ्वीराज का जो पूरा प्रमाणिकता और पृथ्वीराज की कथा संक्षेप में अपने को दी गई है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एमए के बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, तो नेट जेआरएफ वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद।